चैप्टर नंबर 9। इस टॉपिक के अंदर हम जो मेन जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो करेंगे हैज़र्ड्स के बारे में, कि जिस वर्क प्लेस पे आपने सेफ्टी की जॉब परफॉर्म करनी है, जिस वर्क प्लेस को आपकी ड्यूटी है कि आपने उसको सेफ और सिक्योर रखना है, वहाँ पे हैज़र्ड्स रिमूव करने हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि उस पर कौन से हैज़र्ड्स हैं जिनको आपने वहाँ से रिमूव करना है, कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, उनके ऊपर काम करना है। सीधा करें इसे, क्या मसला है? ये आगे आ जाए, आगे आ जाओ। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि वर्क प्लेस पे कौन से हैज़र्ड्स हैं जो कि आप आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप क्या करेंगे, वहाँ पे उनके ऊपर काम करेंगे, उसको वहाँ पे आइडेंटिफाई करके करेक्ट करेंगे ताकि वर्कर्स को एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट मिले और वो वहाँ पे इजीली, सेफली, सिक्योरली, विदाउट एनी फियर काम कर सकें। हेल्थ एंड सेफ्टी हैज़र्ड्स इन कंस्ट्रक्शन साइट। अब देखा गया 2020 के अंदर कि वर्क प्लेस के अंदर जो मोस्टली इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट है आपकी, उसके बाद आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे 40 वर्कर्स सफरिंग फैटल इंजरीज इन 2020। 2020 के अंदर देखा गया कि कंस्ट्रक्शन साइट जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस साइट कंसीडर की जा रही है, वहाँ पे 2020 के अंदर 40 वर्कर जो हैं वो फैटल इंजरीज का शिकार हुए हैं। फैटल इंजरी का मतलब ऐसी इंजरी जिसने उन्हें या तो पैरालिसिस का शिकार कर दिया है, या उन्हें बेड रेस्ट पे लगा दिया, या उनकी कोई हड्डी वगैरह टूट गई है, या उन्हें जो नॉर्मल जो जॉब परफॉर्म कर रहे थे उस जॉब के काबिल नहीं छोड़ा। इस इंजरी को हम क्या नाम देते हैं? फैटल इंजरी का नाम देते हैं, जो कि क्या करती है, वीक या इससे ज़्यादा आपको बेड रेस्ट पे लगा लेती है, आपकी जो काम करने की एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आपका काम है, जॉब है, उसको वो डिस्टर्ब कर रही है। तो इसलिए फिर कहा जाता है कि मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट कौन सी है? जहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही हैं, जहाँ पे रोड्स बन रहे हैं, जहाँ पे आपके ब्रिजेस बन रहे हैं, जहाँ पे अंडरपासेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, वहाँ पे आपके डिफरेंट आपके डैम्स वगैरह बन रहे हैं, मल्टीपल जो आपकी काम हो रहा है, उसे हम कौन सी साइट का नाम देते हैं? कंस्ट्रक्शन साइट का नाम देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको खुद पता है कि वहाँ पे केमिकल का भी इस्तेमाल होता है, वहाँ पे हैवी जो मटेरियल है उसको भी मूव किया जा रहा होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क भी हो रहा होता है, वहाँ पे प्लम्बिंग का काम भी हो रहा होता है, वहाँ पे आपके मल्टीपल और भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। तो उन एक्टिविटीज़ के अंदर वहाँ पे आपके हैज़र्ड्स भी मौजूद होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे जब आपकी एक्टिविटीज़ डेली चेंज हो रही हैं, किसी दिन वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा होता है, किसी दिन वहाँ पे पेंट का काम हो रहा होता है, किसी दिन वहाँ पे आपके स्लेब वगैरह डाली जा रही होती है, किसी दिन वहाँ पे उसकी डिगिंग की जा रही होती है, डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही होती हैं। तो इसलिए उसे वहाँ पे क्या किया जाता है? एक डेंजरस साइट कंसिडर किया जाता है, एक डेंजरस साइट कहा जाता है। तो इसीलिए इसके लिए वहाँ पे सेफ्टी मेजरमेंट्स, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजरमेंट्स लिए जाते हैं ताकि इस साइट को सेफ और सिक्योर किया जा सके। आप किसी भी साइट को जब सेफ और सिक्योर करना चाहते हैं तो पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इस साइट पे हमें ख़तरा कौन सा है। जब आपको ख़तरे के बारे में पता होता है, फिर आप उसके रीजंस आइडेंटिफाई करते हैं और फिर आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन साइट पे कौन से टॉप 11 हैज़र्ड्स मौजूद हैं। सबसे पहला और जो आपका हाई लेवल का हैज़र्ड होता है वो होता है वर्किंग एट हाइट। कंस्ट्रक्शन साइट पे जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो मोस्टली वर्किंग एट हाइट पे हो रही होती हैं। अब हाइट कौन सी है? अगर हम देखें HSE की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग देखें, ओशा के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग देखें, वो जगह जहाँ पे आपकी हाइट 6 फीट या इससे अबव है उसे हम क्या करते हैं? हाइट वर्क कंसिडर कर रहे होते हैं। मीन अगर आप 6 फीट के ऊपर काम कर रहे हैं, इस हाइट के ऊपर या इससे अबव जिस लेवल पे भी काम करेंगे उसको हम क्या करते हैं? वर्किंग एट हाइट कंसिडर कर रहे होते हैं। और फिर मोस्टली कहा जाता है कि वर्किंग एट हाइट हर एक वो वर्क है जो कि आपका ग्राउंड लेवल से ऊपर आप कर रहे हैं और वहाँ से गिर के आपको इंजरी होने का खतरा भी होता है। अब ये दो डेफिनेशंस दी जाती हैं। एक तो आपको बता दी जाती है कि लिमिट बता दी जाती है कि 6 फीट वहाँ पे हाइट होगी, उसके बाद जो हाइट है वो आपका वर्किंग एट हाइट वर्क कंसिडर किया जाएगा। लेकिन फिर दूसरा जो जनरली आपके आयोश या HSE वगैरह डिस्कस करता है वो कहता है कि आपकी जो वर्क साइट है जहाँ पे अगर आप एक चेयर के ऊपर भी खड़े होकर काम कर रहे हैं, वहाँ से गिर के लगने के अगर आपको चांसेस हैं तो वहाँ पे भी आपको मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे, वहाँ पे भी आपको किसी की असिस्टेंस लेनी पड़ेगी। वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है वो ऐसा यूज़ किया जाएगा जो कि उसके अंदर वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, वो वहाँ पे बिल्कुल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए ताकि उसके ऊपर आप खड़े होकर इजीली काम कर सकें। सेकेंड चीज़ आ जाती है मूविंग मटेरियल। मटेरियल क्या है? सीमेंट है, क्रश है, ब्रिक्स हैं, स्टोन्स हैं,
केमिकल्स हैं, पेंट है, ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपकी वहाँ पे वर्क साइट पे यूज़ हो रही है वो आपकी मटेरियल के अंदर आ जाती है। अब जब मटेरियल की मूवमेंट की जाती है, अगर आप उस मटेरियल के बारे में प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है और अब अगर आप 40 kg उठा के आप 10वें फ्लोर पे लेके जा रहे हैं तो वो मटेरियल क्या करेगा, आपको बैक इंजरी का शिकार कर देगा। तो अब इसलिए ये जो मूविंग मटेरियल है तो वर्क साइट पे वो भी क्या होता है, एक हैजर्ड होता है जब उसे प्रॉपर वहाँ पे ट्रेनिंग के साथ नहीं की। उसके बाद स्लिप, ट्रिप एंड फॉल। वर्क प्लेस पे 95% जो इंजरीज हैं, उसके अंदर फैटल इंजरीज नहीं कह रहे, 95% जो इंजरीज हैं माइनर से लेके मेजर तक, उनके दरमियान जो मेन रीज़न होती है वो स्लिप, ट्रिप एंड फॉल होती है। स्लिप का मतलब क्या होता है, फिसल के गिर जाना, जब वहाँ पे पानी वगैरह गिरा होगा, कीचड़ वगैरह होगा, वॉकिंग सरफेस प्रॉपर मौजूद नहीं है। ट्रिप का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ आपका पाँव अटक के फिर आप गिर जाएं, जैसे तारे वगैरह होती हैं, पत्थर वगैरह आपके वहाँ पे पड़े होते हैं, ब्रिक्स वगैरह पड़ी होती हैं, उन चीज़ों को प्रॉपरली स्टोर नहीं किया जाता। फॉल का मतलब होता है किसी भी जगह से गिर जाना। अब वो ग्राउंड लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं और वहाँ पे कोई ओपनिंग है ज़मीन के अंदर, जैसे ये सीवरेजेस की पाइपलाइन बनी होती हैं और उनके होल्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर गिर जाए वो भी फॉल के अंदर है। हाइट से गिर रहे हैं वो भी फॉल के अंदर है। आप ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ से गिर जाते हैं, वो भी फॉल के अंदर आ रहा है। और मोस्टली कहा जाता है कि जो आपकी बोन इंजरी, बोन जो डैमेजेस हैं, जो ब्रोकन बोन है, वो उसकी मेन काज ये फॉल होता है। जो वर्क प्लेस पे आप गिर जाते हैं किसी भी सरफेस से, उसकी वजह से या तो क्रैक आ जाता है बोन के अंदर, या तो बोन आपकी प्रॉपरली ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से वर्कर को जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। फिर नॉइज़ आ जाती है, शोर शराबा। वर्क साइट पे जब हैवी मशीनरी काम कर रही होती है और उसके जब आप क्लोज काम करते हैं तो वो आपकी जो हेयरिंग सेंसेस हैं, कान है, आपकी सुनने की जो सलाहियत है उसको डिस्टर्ब करता है। उसके बाद हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम, जब आप हैवी मशीनरी टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं उनके अंदर वाइब्रेशन होती है और कंटिन्यूसली जब वर्कर उसके साथ काम करते हैं तो उनके ये जो जॉइंट्स हैं, उसके बाद उनकी एल्बो वगैरह और उनके जो शोल्डर है, इसके अंदर वहाँ पे वाइब्रेशन की वजह से हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम डिजीज़ काज हो जाती है, जो कि परमानेंट डिजीज़ है, इसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल को जो हैंडल किया जा रहा है, उसको जो स्टोर किया जा रहा है, वो मैनुअली किया जा रहा है या इक्विपमेंट के जरिए किया जा रहा है। क्रेन वगैरह होती हैं, फोर्क लिफ्टर्स होते हैं, उसके बाद होस्टिंग के लिए आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, ट्रक्स वगैरह को यूज़ करते हैं, व्हीकल्स आप यूज़ कर रहे हैं, उनके जरिए आप उनको हैंडल कर रहे हैं या आप मैनुअली कर रहे हैं। उसके बाद एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन मीन जब आप क्या करते हैं, ज़मीन को खोद के उसके अंदर कोई वहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, उसे हम एक्सकेवेशन के साथ कंसीडर करते हैं। उसके वो भी आपकी जो कंस्ट्रक्शन साइट पे एक वहाँ पे डेंजरस साइट कंसीडर की जाती है, जब उसके साइड्स प्रोटेक्टेड नहीं होती हैं तो वो कोलैप्स कर जाती हैं। वहाँ पे अगर साइड पे कोई मटेरियल उसके क्लोजली वहाँ पे स्टोर किया जाता है, वो नीचे गिर जाता है, वहाँ पे वर्कर्स को हेड इंजरी के वहाँ पे चांसेस होते हैं, गैसेस लीकेज होती हैं, डिफरेंट इश्यूज वहाँ पे हो रहे होते हैं। फिर आ जाता है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस क्या है, एक फाइब्रस मटेरियल है, एक ऐसा मटेरियल जो कि अपनी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, कौन सी प्रॉपर्टीज़, उसकी जो सबसे पहले प्रॉपर्टी आ जाती है टेंसाइल प्रॉपर्टी, मतलब वो फ्लेक्सिबल होता है, वो इजीली ब्रेकेबल नहीं होता। सेकंड चीज़, उसके अंदर जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, वो करंट को पास नहीं होने देता। थर्ड चीज़, वो क्या करता है कि टेम्परेचर को वो क्या करता है कि कंट्रोल कर रहा होता है, आउटसाइड और इनसाइड टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस क्रिएट कर रहा होता है। इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो क्या किया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर और मल्टीपल चीज़ों के अंदर उसको यूज़ किया जाता है। जहाँ पे इसकी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पे इन प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ इसके खतरात भी हैं। इसकी वजह से कैंसर की डिजीज़ भी हो जाती है, इसकी वजह से एस्बेस्टोसिस नाम की भी डिजीज़ होती है, जो कि आपके रेस्पिरेटरी डिजीज़, आपकी लंग डिजीज़, आपकी किडनी फेलियर, आपके वहाँ पे ब्लड डैमेजेस, इनके अंदर वहाँ पे इश्यूज वगैरह आते हैं। तो ये एक वहाँ पे आपकी क्या होती है, हाईली हैजार्डियस केमिकल होता है, हाईली हैजार्डियस मटेरियल है, जो कि वर्क प्लेस पे वर्कर्स को अफेक्ट कर रहा होता है, तो इसको भी वहाँ पे हैंडल करना इंपॉर्टेंट होता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक शॉक्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल फायर आ जाती है, इलेक्ट्रिकल बर्निंग आ जाती है, वहाँ पे आपके डैमेज टूल्स आ जाते हैं। उसके बाद एयरबॉर्न फाइबर्स एंड मटेरियल, जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, हवा के अंदर जो आपकी गैसेज होती हैं वो आ जाती हैं। वहाँ जब वर्क साइट पे आप मशीनरी काम कर रही होती है, वहाँ पे आप देखते हैं कि डबरेस वगैरह, जो कचरा वगैरह होता है, वो वहाँ पे आपका फैल रहा होता है, उसकी वजह से आपको सांस की प्रॉब्लम हो रही होती है। एंड साइट सिक्योरिटी, साइट सिक्योरिटी का मतलब, अब जैसे क्रेन है, क्रेन से हम काम कर रहे हैं, क्रेन का काम क्या है,
हैवी मटेरियल को मूव करना। और अगर हम क्रेन को एक प्रॉपर बाउंड्री के अंदर काम नहीं करवाएंगे, हर बंदा वहाँ से आ जा सकता है, तो वहाँ पे जो इंसिडेंट्स हैं उसका रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, एक्सीडेंट लेवल भी बढ़ जाएगा वहाँ पे। फिर इसलिए साइट सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जिस एरिया के अंदर ये हैजर्ड्स वगैरह मौजूद हैं उस एरिया के अंदर जस्ट अथॉरिटेटिव जो पर्सन हैं वो इन हो सके, वो पर्सन जिनके पास परमिट है, वो पर्सन जिनको अथॉरिटी दी गई है कि वहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं, यहाँ वहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे केमिकल इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लें, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जस्ट वो लोग जा रहे होते हैं जो कि केमिकल से रेलिवेंट उन्हें नॉलेज है, वो वहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, या वो डिपार्टमेंट जाता है जो वहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन करने आ रहा होता है या वहाँ पे इंस्पेक्शन करने आ रहा होता है। उसके अलावा किसी भी बंदे को उस केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर इन नहीं होने दिया जाता। तो ये 11 टाइप जो हैजर्ड्स हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे मौजूद होते हैं, जिनको वहाँ पे एक सेफ्टी ऑफिसर ने रिकॉग्नाइज करना होता है। इनको आइडेंटिफाई करके इनसे रेलिवेंट जो स्ट्रेटजीज बनानी है, वहाँ पे मेजरमेंट्स लेने, ताकि वर्कर्स को सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके। क्यों छुट्टी की थी, चैप्टर लेक्चर किया वापस, 2 गलतियाँ हैं, तो लेक्चर पूरा होगा उसके बाद बैठ से इन्फॉर्म तो नहीं ना किया कि इन्फॉर्म किया था, किया हुआ है, क्या मैसेज किया था, लेट का किया था। तो फर्स्ट जो इसके अंदर हमने हैजर्ड्स देखा वो कौन सा है, वर्क एट हाइट का। वर्किंग फ्रॉम हाइट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फैटल इंजरीज। हाइट पे काम करना और वहाँ से गिरने की वजह से जो इंजरीज हैं वो मोस्टली कौन सी इंजरीज के अंदर शामिल होती हैं, फैटल इंजरीज के अंदर, जिसके अंदर मोस्टली जो पर्सन होता है वो अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए वापस कैपेबल नहीं रहता, वो उसकी वजह से उसकी जो अपनी लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कहा जाता है, HSE ने एस्टिमेट लगाया है कि 47 वर्कर्स फर्टिलिटीज वर ड्यू टू अ फॉल फ्रॉम हाइट, कि वर्क साइट पे जो फैटल इंजरीज हुई हैं, फैटल जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, उनके अंदर जो 47% हैं वो जस्ट इस वजह से हुए हैं कि जब वर्कर्स हाइट के ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं, वहाँ से गिरे और उनकी कोई हड्डी टूट गई है, उनको कोई हेड इंजरी आ गई है, उनकी डेथ हो गई है, मल्टीपल चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। वो जस्ट किसकी वजह से है, वर्क एट हाइट के दौरान जब प्रिकॉशंस नहीं ली गई। इसीलिए कहा जाता है कि तमाम वो एम्प्लॉयज जो कि वर्क एट हाइट के लिए सूटेबल है, उन्हें ही वहाँ पे वो ड्यूटी दी जाए कि वो जॉब वहाँ पे परफॉर्म कर सकें, और वहाँ पे उन्हें वर्क एट हाइट से रिलेवेंट प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएं, वर्क एट हाइट में जो हैजर्ड्स मौजूद है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बाद उनको अलाउ किया जाए कि वो हाइट के ऊपर काम कर सकते हैं। पहली चीज़ आपने ये करनी है कि अगर वर्क एट हाइट आप अवॉइड कर सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं, वो विदाउट हाइट पे जाके आप काम किए कर सकते हैं, तो उसको वहाँ पे परफॉर्म कर, वहाँ पे अननेसेसरी वर्क एट हाइट को वहाँ पे यूज़ नहीं करना। वे प्रैक्टिकल अवॉइड द नीड टू वर्क एट हाइट, जहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिकल है, आपके लिए पॉसिबल है, वहाँ पे आपने क्या करना है, वर्किंग एट हाइट को अवॉइड करना है। सेकेंड, पुट कलेक्टिव मेजर्स इन प्लेस वे वर्किंग एट हाइट कैन नॉट बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट फॉल्स। उसके बाद अगर वर्किंग एट हाइट आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, नेसेसरी है कि आपने जाके वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, अब उससे रेलिवेंट तमाम जो हैजर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेना है, उससे रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपने कलेक्ट करना है, ताकि वहाँ पे जो रिस्क लेवल है उसको वहाँ पे रिड्यूस किया जा सके। देन मिनिमाइज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ फॉल बाय प्रोवाइडिंग अ सेफ्टी नेट। हाइट से गिरने की वजह से जो इंजरीज आती हैं, उन इंजरीज को कम करने के लिए आप क्या कर लेते हैं, वहाँ पे सेफ्टी नेट को लगा देते हैं। उस नेट की वजह से क्या होगा, अगर कोई बंदा भी गिर जाता है वो उसके ऊपर आके लगेगा, उसको इंजरी वगैरह नहीं होगी, फैटल इंजरी से वो बच जाएगा। सेकंड चीज़, अगर कोई हाइट से मटेरियल गिरता है, नीचे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वो मटेरियल भी उसकी वजह से वहाँ पे रुक जाएगा और वहाँ पे नीचे आके किसी को नहीं लगेगा। एंड वी आर द नेसेसरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सच एज सेफ्टी हार्नेस। और वर्क एट हाइट के दौरान जो आपके लिए ज़रूरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उनको आपने यूज़ करना है, जिसके अंदर आपका सेफ्टी बेल्ट वगैरह आ जाता है, सेफ्टी हार्नेस सिस्टम आता है जो कि आपको वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा होता है गिरने से। अगर गिर भी जाते हैं तो वो आपको सेफ्टी नेट जो बेल्ट होता है वो क्या कर देता है, वहाँ पे हवा में ही कैच करके रख लेता है और वहाँ पे फिर आपको सेफली रेस्क्यू कर दिया जाता है, और ज़मीन के कंटेक्ट में नहीं आते, उसकी वजह से फैटल इंजरीज वगैरह भी नहीं होती। सेकेंड जो हैजर्ड है वो क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स का। कहा जाता है, HSE ने रिपोर्ट किया है कि वर्क साइट पे मोस्टली जो 12% जो इंसिडेंट्स हैं,
इंसिडेंट और जो एक्सीडेंट रेट है उसके अंदर जो 12% इंसिडेंट 12% जो हादसा होते हैं वो कब होते हैं, जब आप किसी मूविंग व्हीकल की वजह से या मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ स्टक हो जाते हैं, उसकी वजह से आप हिट हो जाते हैं, उसकी वजह से 12% इंसिडेंट वर्क साइट पे रिपोर्ट हुए हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइट को कहा जाता है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया, कि एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट है जिसके अंदर कंटिन्यूसली चेंजिंग्स आ रही होती हैं, आपकी मल्टीपल एक्टिविटीज़ वहाँ पे परफॉर्म हो रही होती हैं। इसीलिए फिर वहाँ पे जब आपकी व्हीकल्स वगैरह टूल्स वगैरह आपके यूज़ होने, अब उनके लिए सेपरेट रोड्स बनाए जाएंगे और जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए सेपरेट वॉकिंग सर्फेसिस होंगे, ताकि वो दोनों अपने अपने रूट्स के ऊपर चलें और वो एक दूसरे के कंटेक्ट में ना आएँ। और जब वो आपस में कंटेक्ट में नहीं आएंगे तो वहाँ पर ये मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से जो हैज़र्ड है वो भी वहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जो इसके अंदर जो डिलीवरी व्हीकल्स आ जाती हैं, आपकी क्रेन्स वगैरह आ जाती हैं, लिफ्टिंग के लिए जो आपके टूल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, वो तमाम आपके इन हैवी ऑब्जेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं, जो कि मटेरियल की मूवमेंट के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। अब इस रिस्क को कम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नेवर स्टैंड बिहाइंड अ लार्ज ऑपरेटिंग प्लांट मशीनरी। जब भी एक बड़ी मशीनरी जिस तरह क्रेन हो गई है या होइस्टिंग के लिए कोई आप मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके पीछे उसके पास खड़ा नहीं होना। सेकंड चीज़, अवॉइड वर्किंग क्लोज टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि आपके मूव कर रहे हैं, गाड़ियां वगैरह मूव कर रही हैं, उनके क्लोज कोई वर्कर खड़ा नहीं होगा। थर्ड चीज़, ऑलवेज इंश्योर यू हैव अ बेंट मेंस टू गाइड। एक बंदा जो वहाँ पे, जैसे आप देखते हैं ना कि कंडक्टर होता है गाड़ी के साथ, जब वो रिवर्स कर रहे होते हैं, ऐसे ही बैंक मैन उस बंदे को कहा जाता है जो कि उसे गाइड करेगा कि कितना पीछे जाना है, कहाँ पे पार्किंग वगैरह करनी है। जब भी गाड़ी को वहाँ पे रिवर्स किया जा रहा है या उसको मूव करवाया जा रहा है, तो वहाँ पे एक पर्सन वहाँ पे मौजूद होगा जो उसे गाइड करेगा। थर्ड, उसके बाद आपने क्या करना है, ऑलवेज वियर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। और हमेशा आपने क्या करना है कि आपने साइड पे विजिबिलिटी जैकेट और साथ आपने क्या करना है कि हेलमेट का इस्तेमाल करना है, ताकि अगर कोई मटेरियल गिर भी जाता है आपको हेड इंजरी ना हो। और साथ ही जब गाड़ी वगैरह कोई रात के अंदर वहाँ पे मूव कर रही है, लाइट लेवल कम है, जैसे ही उसकी लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, ये रिफ्लेक्ट करेगी, आगे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई बंदा मौजूद है। तो इस तरह ये हाई विजिबिलिटी जैकेट वगैरह को यूज़ करना है, ताकि वहाँ पे आप जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसके दौरान आप क्या कर सकें, अपने आप को बचा सकें। जो इंसिडेंट रेट है, एक्सीडेंट रेट है, उसको भी मिनिमाइज किया जा सके। देना जाता है स्लिप, स्ट्रिप्स एंड फॉल। वर्क प्लेस पे हमने बात की कि आपका एक वहाँ पे जो हैजर्ड मौजूद होता है वो स्लिप, ट्रिप एंड फॉल होता है। अब जो स्लिप, ट्रिप एंड फॉल है, ये मोस्टली होता है क्यों है, जब आप क्या करते हैं, अपनी वर्क प्लेस को नीट एंड क्लीन नहीं रखते, आप अपनी वर्क प्लेस पे मटेरियल को प्रॉपर्ली स्टोर नहीं करते। वर्क प्लेस पे जो वायर्स वगैरह यूज़ हो रही हैं, जो तारें वहाँ पे बिछी हुई हैं, वो फर्श के ऊपर ही पड़ी होती हैं। वहाँ पे जो पानी वगैरह वो फर्श के ऊपर पड़ा होता है, वहाँ पे कीचड़ होता है, वहाँ पे आपका मटेरियल प्रॉपर्ली स्टोर नहीं होता। तो HSE रिपोर्ट करता है कि दैट अराउंड अ क्वार्टर ऑफ इंजरीज, कि जो नॉर्मली जो इंजरीज होती हैं उनके अंदर जो 25% इंजरीज है, क्वार्टर मीन 25% जो इंजरीज हैं वो जस्ट स्लिप, ट्रिप एंड फॉल की वजह से वर्क प्लेस पे होती हैं। टोटल इंजरीज में से आपकी 25% जो इंजरीज हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं, स्लिप, ट्रिप एंड फॉल की वजह से हो रही हैं। अब इसके लिए फिर HSE क्या कहता है कि आपके जो 1000 ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वहाँ पे जो हर साल के अंदर हज़ारों वर्कर इंजर्ड होते हैं, उनको बचाने के लिए उन्हें क्या किया जाए कि वर्क प्लेस को मैनेज किया जाए, उसे सेफ एंड सिक्योर किया जाए। अब मैनेजर या ब्लैक हैट जो पर्सन होता है जिसकी जो हेलमेट ब्लैक कलर होता है, उसे क्या नाम दिया जाता है, साइट सुपरवाइजर का नाम दिया जाता है। तो उसकी साइट पे ये ड्यूटी है कि वो काम को इफेक्टिवली मैनेज करे, तमाम जो हाउसकीपिंग की प्रैक्टिसेस हैं उनको वहाँ पे इंश्योर करे कि तमाम जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर्ली स्टोर की जा रही हैं, और वहाँ पे कोई भी आपकी तारें वगैरह नहीं पड़ी हुई हैं, कोई मटेरियल आपका बिखरा हुआ नहीं पड़ा हुआ, वहाँ पे फर्श के ऊपर पानी नहीं पड़ा हुआ, वहाँ पे आपके बैरियर्स वगैरह मौजूद हैं जहाँ पे गिरने के खतरात हैं। तो इसके अंदर इंश्योर दैट ऑल ऑपरेटिव्स आर प्रोवाइडेड विद ऑब्स्ट्रक्शंस, कि तमाम वो जगह हैं जहाँ पे आपने फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करने हैं, तो वहाँ पे क्या किया जा रहा है कि वहाँ पे फ्री एग्रेस और वहाँ पे एंट्री के जो रोड्स हैं वो आपके फ्रीली हैं, और वहाँ पे जो साइडें हैं जो कि अनप्रोटेक्टिव साइड्स हैं, जहाँ पे एजेस वगैरह किनारे वगैरह हैं जहाँ पे गिरने का खतरा मौजूद है, वहाँ पे बैरियर वगैरह लगे हुए हैं। कीप वर्क एंड स्टोरेज एरिया TD एंड डेजिग्नेट स्पेसिफिक एरिया, और वहाँ पे जब भी आपने मटेरियल वगैरह को या वेस्ट को आपने स्टोर करना है या वहाँ पे आपने उसे रखना है, उसके लिए प्रॉपर एरिया डेजिग्नेटेड होना चाहिए, और वहाँ पे स्टोरिंग की जो प्रैक्टिस है वो भी आपने फॉलो करनी है। एंड वेयर सरफेस और स्लिपरी, वो जगह जहाँ पे आप देख रहे हैं कि सरफेस आपका स्लिपरी है, वहाँ पे फिसलने के चांसेस मौजूद हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाए, स्टोनी वर्क किया जाए। जैसे आप देखते हैं ना वर्क साइट पे
वहाँ पे कीचड़ वगैरह होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन पे आप काम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग के अंदर मट्टी वगैरह जैसे बारिश हो जाती है, कीचड़ बहुत होता है। अब उस स्लिपरी एरिया को वहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर देते हैं, उस एरिया के अंदर जहाँ पे वर्कर्स ने चलना है वहाँ पे पत्थर वगैरह या ईंटें वगैरह आप लगा देते हैं। वो क्या करती हैं, वर्कर्स को वहाँ पे स्लिपरी जो स्लीपिंग का जो हैजर्ड है उससे बचा रही होती हैं। वेयर सरफेस आर स्लिपरी विद आइस, और वो जगह जहाँ पे आइस की वजह से स्लिप है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, ग्रिड्स वगैरह को यूज़ करेंगे। वहाँ पे आप क्या करेंगे, जो शूज़ वगैरह हैं वो यूज़ करेंगे जिनके नीचे वो नोक सी बनी होती है, मेटल्स वगैरह लगी होती हैं जो कि आपको वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही हैं। एंड ऑल स्लिपरी एरियाज शुड बी साइन पोस्टेड, और तमाम वो एरिया जहाँ पे आपका स्लीपिंग का हैजर्ड मौजूद है वहाँ पे ये आपके कॉइजन जैसे वर्ट फ्लोराइड और ये आपने क्या करने होते हैं, साइंस वगैरह लगा लेने होते हैं। छोटे ये साइन बोर्ड्स होते हैं जो येलो कलर के अंदर आपके पास मौजूद होते हैं, वहाँ पे आप क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। फिर नेक्स्ट वन आ जाता है नॉइज़। नॉइज़ हमने देखा था कि मोस्टली किसकी वजह से होता है, हैवी मशीनरी की वजह से। वो मशीनरी जो कि आपकी वर्क साइट पे वहाँ पे कटिंग का काम कर रही है या वहाँ पे उसके अंदर किसी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसकी वजह से वहाँ पे जब उसके क्लोज या उसके साथ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको जो डेफनेस का वहाँ पे बायस बन सकते हैं, उन्हें डेफनेस की इशू वगैरह हो सकती है। तो नॉइज़ जो होती है तो इसकी जो लिमिट होती है वो होती है 85 डेसिबल्स। 85 डेसिबल क्या होती है, साउंड की यूनिट होती है। 85 डेसिबल के 85 डेसिबल आपके कान जो है वो इजीली सुन सकते हैं। तो अब उससे अगर ज़्यादा होगी तो आपके कान के लिए क्या होगी, हज़ार्डियस होगी, आपके कान के जो पर्दे वगैरह उनको वो डैमेज करने का बायस बन सकती है। तो इसीलिए फिर क्या है कि जब भी आप हैवी मशीनरी जो भी है जो कि नॉइज़ वगैरह ज़्यादा कर रही है उसकी असेसमेंट करें, उसके अंदर नॉइज़ की वजह क्या है उसको वहाँ पे करेक्ट किया जाए। उसके बाद जब भी आप परचेजिंग करेंगे, परचेजिंग के दौरान आप कोशिश करेंगे कि वो टूल्स यूज़ किए जाएँ जिनके अंदर नॉइज़ लेवल आपका मिनिमम है। और साथ आप क्या करेंगे कि साइट पर जब आप काम करें जहाँ पर मशीनरी अभी नॉइज़ बना रही है वहाँ पे आप क्या करेंगे, ईयरबड्स या आप जो डिफरेंट आप टूल्स हैं जो कि हैंड फ्री वगैरह होते हैं, इस तरह के जो टूल्स हैं जो कि आपके कानों को आउटसाइड नॉइज़ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको आप यूज़ करेंगे और इस तरह आप अपने जो नॉइज़ लेवल है उससे अपने आप को बचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम। हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम, अब ये मोस्टली डिजीज़ तब होती है जब आप वाइब्रेटिंग जो मशीन्स हैं उनको यूज़ कर रहे होते हैं और वो मशीन्स क्या करती हैं आपकी बॉडी के ऊपर या ऐसी मशीन के ऊपर आप खड़े होकर काम करते हैं जिसके अंदर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप ट्रैक्टर की एग्जांपल ले लें, अब ट्रैक्टर के ऊपर जब आप बैठते हैं तो उसके अंदर पूरी आपकी बॉडी वाइब्रेट हो रही होती है। अगर कंटिन्यूसली आप उसके ऊपर काम करेंगे तो आपकी बॉडी जो जॉइंट्स हैं तो उनके अंदर वो वाइब्रेशन की वजह से जो ग्रीस वगैरह होती है तो उसके अंदर वहाँ पे इशू वगैरह आ जाता है, वहाँ पे आपके जो डिफरेंट डिस्क वगैरह होती हैं उनके अंदर डैमेजेस वगैरह आते हैं। तो उसकी वजह से आपके जो जॉइंट्स होते हैं तो वो उनके अंदर वीकनेस आ जाती है। और जैसे ही आपकी बॉडी ठंडी होती है सर्दियों के अंदर वो पेन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। अगर आपको किसी जॉइंट के अंदर इंजरी आई है ना तो थोड़ा सा बर्फ़ के अंदर हाथ डाल के देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा वो पेन एकदम से कितना तेज़ हो जाता है। तो ये जो चीज़ होती है, ये जो पेन है, ये आपकी जो कोल्ड एरिया या सर्दियाँ विंटर सीजन उसके अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो जाता है। तो इसलिए फिर क्या होता है, कहा जाता है कि तकरीबन 2 मिलियन जो लोग हैं तो उन्हें हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम जो है वो इसका रिस्क का सामना करना पड़ रहा है, इस खतरे का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो वो फिर उनके अंदर ये जो डिजीज़ है इसकी वजह से वो फाइन वर्क भी नहीं कर पाते। अगर एक बंदे ने क्या करना है कि जिस तरह आप देखते हैं कारीगर कुछ होते हैं जो कि डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, अब वो पेंसिल ही प्रॉपरली नहीं चला पाएगा, उसके हाथ बिल्कुल ये कांप रहा होगा। उसके बाद अगर उसने किसी जगह पे क्या करना है तो वहाँ पे आपकी नेल्स वगैरह लगानी है, फॉर एग्जांपल उसे बोला जाता है तुमने ये एलईडी फिट करनी है, वो एक ही इधर लगा लेगा एक उधर लगा लेगा, एक इधर मोड़ा होगा एक उधर मोड़ा होगा। उसकी रीज़न क्या है, वो डिजीज़ है जो कि उसकी बॉडी के अंदर काज हुई है। तो अब इसको वहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाएगा कि सबसे पहले अगर आपके लिए क्या है कि आप क्या करेंगे, जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं वो टूल्स ऐसे यूज़ करेंगे, मॉडर्न टूल्स यूज़ करेंगे जिनके अंदर वाइब्रेशन कम से कम हो। सेकंड चीज़, आप देखते हैं कि मोस्टली जो आप पत्थर तोड़ रहे होते हैं वो वहाँ पे मशीन यूज़ करते हैं और उसके साथ वो फोम सा यूज़ कर रहे होते हैं। जो फोम उनकी बॉडी के ऊपर क्या कर रहा होता है कि कम स्ट्रेस डालता है और इस तरह की उनके ऊपर चीज़ें यूज़ की जाती हैं, उसके ज़रिए आप अपनी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यूस उसके साथ काम नहीं करते, ब्रेक्स वगैरह उसके अंदर ले रहे होते हैं। देन नेक्स्ट वन आ जाता है मटेरियल हैंडलिंग मैनुअल एंड बाय इक्विपमेंट्स। मैनुअल क्या होगा, जब आप अपने हाथों के जरिए किसी चीज़ को उठाते हैं, उठा के दूसरी जगह पे रख रहे हैं। तो इसके दौरान क्या होता है कि जब भी आपने हैवी मटेरियल को या आपका ऐसा मटेरियल जिसका साइज़ बहुत बड़ा है तो उसको आपने अकेले लिफ्टिंग करने की कोशिश नहीं करनी, उसके अंदर आपने किसी की असिस्टेंस लेनी है ताकि फुल वेट जो है, फुल उसका लोड जो आपकी बॉडी के ऊपर कोई स्ट्रेस वगैरह ना डाले। और अगर आप इक्विपमेंट्स के थ्रू कर रहे हैं, जैसे क्रेन वगैरह हो गई है, फोर्क लिफ्टर्स हैं, ट्रक्स वगैरह हैं, डिफरेंट चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि आपने उनको ओवरलोड नहीं करना, उनकी कैपेसिटी के अंदर आपने उनको यूज़ करना है और उनकी जो कंडीशन है वो वर्किंग कंडीशन के अंदर वो टूल्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। नेक्स्ट वन एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन क्या आ जाता है,
कि कॉमनली जो एक्सकवेशन साइट है वो कौन सी होती है, जहाँ पे अभी आप कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक्सकवेटर के थ्रू आप कटिंग वगैरह करते हैं, ज़मीन के अंदर आपने बेसमेंट तैयार करनी होती है या अंडरग्राउंड आपने स्पोर्टिव सरफेस बनाना होता है। तो इसके अंदर आपने करना क्या है, इससे प्रोटेक्शन के लिए नेवर वर्क इन अनस्पोर्टेड एक्सकवेशन। वो जगह जिसके साइडों पे कोई बैरियर नहीं लगे हुए, कोई कंक्रीट की दीवार नहीं बनी हुई है, या वहाँ पे आपने कोई फट्टियाँ वगैरह या आप जिस तरह बोर्ड वगैरह ये लगा के आपने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ, उसके क्लोज काम नहीं करना। या अंडरपास कोई बन रहा है तो आपने ज़मीन ड्रिल मशीन के थ्रू कटिंग की हुई है, अब उसके अंदर तब तक आपने इन नहीं होना जब तक उसकी जो शील्ड बना के तो उसको प्रोटेक्ट ना कर दिया जाए। एंड इंश्योर एन एक्सकवेशन इज स्पोर्टेड एंड फुली सिक्योर्ड, और आपने इंश्योर करना है, कंफर्म कर लेना है उस एक्सकवेशन साइट के अंदर इन होने से पहले कि वो प्रॉपरली सपोर्टेड है और वो पूरी सिक्योर है, आपको किसी लेवल का वहाँ पे खतरा मौजूद नहीं है। और एक्सकवेशन के जब काम स्टार्ट करेंगे और जब काम ख़त्म करेंगे, दोनों टाइम आपने क्या करना है, एक्सकवेशन साइट को प्रॉपरली चेक कर लेना, उसके अंदर फर्दर कोई हैजर्ड तो मौजूद नहीं है। और तमाम उसके जो एजेस वगैरह हैं, कॉर्नर वगैरह हैं, उनको भी चेक करना है, वो उनको भी आपने देखना है कि वहाँ पे कोई मटेरियल वगैरह मौजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सकवेशन जब की जाती है तो ज़मीन काटी जाती है, तो ज़मीन जब काटते हैं तो उसकी जो साइड्स होती हैं वो बिल्कुल क्या हो जाती हैं, वी। अगर उसके ऊपर बंदा भी खड़ा होता है तो आपके सामने वो बूढ़ रहा होता है और वो गिरने के चांसेस होते हैं, तो उसके एजिस के ऊपर कोई चीज़ मौजूद नहीं होनी चाहिए, वहाँ से एक सेफ डिस्टेंस आपने मेंटेन करना होता है। इस तरह से आप एक्सकवेशन साइट पे आप जो सेफ्टी मेजरमेंट से वो ले सकते हैं। देन आपका आ जाता है एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस क्या है? एस्बेस्टॉस एक फाइब्रस मटेरियल है जो कि आपकी वर्क प्लेस पे यूज़ हो रहा है। कहा जाता है कि तकरीबन 5 लाख जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं यूके के अंदर, वहाँ पे एस्बेस्टॉस मौजूद है। 5 लाख बिल्डिंग ऐसी हैं जिनके अंदर एस्बेस्टॉस मौजूद है, और एस्बेस्टॉस की वजह से हर साल 5000 वर्कर की वहाँ पे डेथ भी हो रही है। और कहा जाता है कि एवरेज 20 ट्रेड पीपल जो है, कि जो लोग एस्बेस्टॉस से रेलिवेंट मटेरियल की मूवमेंट करवाते हैं, जो ट्रेड करते हैं, तो उनकी भी वहाँ पे तकरीबन 20% जो 20 पीपल हैं उनकी वहाँ पे डेथ पोस्ट एक्सपोजर की वजह से हो रही होती है। और एस्बेस्टॉस एक नेचुरली अकेयरिंग फाइबर मटेरियल है जो कि 1990s तक यूके के अंदर उसको यूज़ किया जा रहा था। 1990s के बाद 58 कंट्रीज़ के अंदर एस्बेस्टॉस का जो यूज़ है उसको बैन कर दिया गया, और फर्दर एस्बेस्टॉस को यूज़ नहीं किया जाता, और जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर वो मौजूद है, उसकी वजह से लोग अफेक्ट हो रहे हैं। व्हेन एस्बेस्टॉस इज डैमेज, जब ये बिल्डिंग डैमेज हो जाती है जहाँ पे एस्बेस्टॉस मौजूद होता है, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली हवा के अंदर शामिल हो जाते हैं। हवा के अंदर जब वो शामिल होते हैं तो वो आप सांस के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर लेके चले जाते हैं। उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर सीवियर एंड फैटल डिजीज सच एज लंग कैंसर, एस्बेस्टोसिस, प्लूरल थिकनिंग, आपकी जो वेसल्स वगैरह होती हैं, आपकी वेन्स होती हैं, वो थिकन हो जाती हैं, वो ज़्यादा आपकी उनकी बहुत बारीक सी हो जाती हैं। ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन पड़ी है कि फाइब्रस मटेरियल है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने पहले बताई हैं कि जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है, जिसके टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है, जो आपके हीट को वहाँ पे क्या कर रहा होता है, सेपरेट कर रहा होता है। जो बिल्डिंग जिनके अंदर आप देखते हैं कि गर्म एरिया बहुत ज़्यादा या बहुत सर्दी है, उनको आप इंसुलेटेड करना चाहते हैं कि बाहर के टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर को अफेक्ट ना करे, वहाँ पे एस्बेस्टॉस का यूज़ किया जाता है। पेंट के अंदर यूज़ किया जाता है, मल्टीपल या फ्लोर के अंदर यूज़ किया जा रहा होता है। प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये क्या होता है, हीट इंसुलेटिंग होता है, करंट को इंसुलेट कर रहा होता है, और साथ ही इसकी जो फाइब्रस मटेरियल होता है, फाइबर टाइप होता है। फाइबर क्या होता है, बहुत बारीक सदाई का, जैसे आप फाइबर यूज़ करते हैं ना ये नेट के अंदर, तो फाइबर आपने देखी हुई है तार, उसके अंदर बहुत बारीक सी तार होती है जिसके अंदर बहुत बारीक बारीक तारें यूज़ हो रही थी। ऐसे ही ये फाइब्रस मटेरियल है जो कि आपका कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ हो रहा था। तो वो जब एक्सपोज होता है हवा के अंदर तो ईजिली हवा के साथ शामिल हो जाता है, उसकी वजह से फिर ये डिजीज़ होती हैं। और वर्कर जो साइट पे मौजूद हैं उन्हें समझना चाहिए कि वहाँ पे कौन से लेवल की एस्बेस्टोसिस डिजीज़ एस्बेस्टॉस मौजूद है कि नहीं है। अगर वहाँ पे मौजूद है, सुपरवाइज़र का काम है, वहाँ पे साइट सेफ्टी ऑफिसर का काम है कि वर्कर को क्या करेगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेगा, वहाँ पे जो एस्बेस्टॉस से रेलिवेंट जो इशूज़ हैं उनको सॉल्व करेगा, और वहाँ पे जो इन तमाम चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल करेगा ताकि वर्कर जो है वो इस डिजीज़ के साथ एक्सपोज ना हो। इलेक्ट्रिसिटी जो नॉर्मली काम हो रहा होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कहा जाता है, HSE रिपोर्ट करता है कि 1000 इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स एट वर्क अकर एवरी ईयर। हर साल जो वर्क साइट है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से रेलिवेंट 1000 हादसा होते रहते हैं। तो अब वहाँ पे फिर क्या करना है कि जब आपको पता है कि वर्क साइट पे इलेक्ट्रिकल जो हैजर्ड्स हैं वो भी मौजूद हैं, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं, आग लग जाती है, वर्कर्स की डेथ हो जाती है, तो उसके लिए फिर वहाँ पे क्या किया जाता है कि सिविल इंजीनियरिंग की जाती है, जो आपके टूल्स यूज़ किए जाते हैं
उन टूल्स को पहले चेक कर लिया जाता है कि ये टूल डैमेज तो नहीं है। इन टूल्स को ओवरलोड नहीं करना, उनके अंदर उनको तारों में से खींच के नहीं पकड़ना, उनको तारों में से लटका के लेके नहीं चलना। जब आपने उनको यूज़ करना है, जिस पर्पज़ के लिए वो टूल बने हुए हैं उसी के लिए आपने यूज़ करना है। जैसे ड्रिल मशीन है ना, दो टाइप की मोस्टली आपने देखी हुई है, एक कंक्रीट होती है, एक वुड ड्रिलिंग होती है। अब वुड वाली को कंक्रीट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, कंक्रीट वाली को वुड के अंदर आप यूज़ नहीं कर सकते। अब इनको अगर आप यूज़ करेंगे, वुड वाली को कंक्रीट के अंदर यूज़ करेंगे, वो एकदम से ओवरलोड हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी और वहाँ पे उसकी वजह से आग वगैरह लग सकती है। तो इसके अंदर सेकंड चीज़ ये की जाती है, मोस्टली आपने देखा है कि एक्सकेवेशन की जा रही है, नई नई आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, तो पहले से तो नीचे गैस लाइंस भी मौजूद हैं, पहले से नीचे तो इलेक्ट्रिकल लाइंस भी मौजूद हैं। अब उनको भी आइडेंटिफाई करना है, अदरवाइज आप जब एक्सकेवेशन का काम करेंगे तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि वो तारें मशीन के कंटेक्ट में आ जाएंगी और वो अर्थ हो जाएगी और उसकी वजह से वर्कर्स की डेथ हो सकती है। तो वहाँ पर क्या किया जाएगा कि डिवाइसेज यूज़ की जाएंगी, इन डिवाइसेस को यूज़ किया जाएगा। जो कैट एंड जेनी स्कैनिंग है, ये करती क्या है कि जो अंडरग्राउंड केबल्स मौजूद होती हैं, जो मेटल्स वगैरह होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आप मार्किंग करते हैं ज़मीन के ऊपर, फिर आप कटिंग वहाँ पे स्टार्ट कर रहे होते हैं। फिर एयरबॉर्न फाइबर्स एंड मटेरियल, एयरबॉर्न फाइबर एंड मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ होते हैं। अब ये मोस्टली जो आपके सीमेंट होता है, सीमेंट के अंदर डस्ट होती है जो हवा के अंदर शामिल हो जाती है, फिर ब्रिक्स यूज़ होती हैं, उनके ऊपर डस्ट होती है। फिर आपके ये मोस्टली जो ब्रिक्स आपके सीमेंट और साथ आपके जो आ जाते हैं ब्लॉक्स वगैरह आ जाते हैं, इनके ऊपर जो डस्ट होती है इसे हम सिलिका भी कहते हैं। ये सिलिकोसिस होती है, जो इसकी वजह से सिलिकोसिस डिजीज़ भी होती है। तो अब इसको ये भी सिलिकोसिस डिजीज़ क्या है, ये भी आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज़ ही होती है, सांस लेने के अंदर आपको मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो अब वर्क साइट पे जो भी आपके ये पार्टिकल्स मौजूद है, जहाँ पे ये एयरबॉर्न फाइबर्स या मटेरियल मौजूद है जिनकी वजह से डस्ट वगैरह फैल रही है, उसके लिए क्या किया जाएगा, वर्कर्स को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो मास्क वगैरह का यूज़ करें और ये जो डस्ट है वो उनकी बॉडी के अंदर इन ना हो। एंड लास्ट वन, साइड सिक्योरिटी। साइड सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि आपकी जो वर्किंग एरिया है, जहाँ पे आपकी डेंजरस साइट है, जहाँ पे काम हो रहा है, तो वहाँ पे कोशिश किया जाएगा कि जो पब्लिक है, पब्लिक को वहाँ पे इन ना होने दिया जाए। जस्ट वहाँ पे वो पर्सन जिनको अथॉरिटी दी गई है, जिनको अलाउ किया गया, वो उसके अंदर इन हो सकते हैं। और वहाँ पे उसको आपने कोशिश करना है कि फेंसिंग करके जो तारे वगैरह लगाई जाती हैं या बैरियर्स वगैरह लगा के, या उस एरिया के साथ साइडों पर टेप वगैरह लगाते, या वहाँ पे कोई सिक्योरिटी ऑफिसर अपॉइंट करके उनके थ्रू आपने वहाँ पे क्या करना है, इंश्योर करना है 100% के वहाँ पे कोई पब्लिक पर्सन जो है वो वहाँ पे इन नहीं हो रहा, उसको वहाँ पे किसी किस्म का खतरा नहीं। क्लियर है? ये कंप्लीट मैंने इसलिए किया है क्योंकि यही चीज़ें पहले मैंने डिस्कस की थी। पहले जो 11 पॉइंट थे वही पहले मैंने डिस्कस किए थे, वही वापस मैंने एक्सप्लेन किए। इसके अंदर कोई क्वेश्चन आप पूछ लें।